अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पोशाली ने रजिस्टर पर दोनों का नाम और पता लिखवाया, फिर बूढ़े से चाबी लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैं उसके साथ साथ था। दूसरी मंजिल पर आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और बोली, मेरे ख्याल में यह होटल हमारे लिए एक महफूज जगह है। मैंने पोशाली से पूछा कि उसने रजिस्टर में क्या लिखवाया है। उसने कहा कि मैंने उसे बताया कि हम टूरिस्ट हैं, मद्रास से सियाहत करने यहाँ आए थे, अब वापस जा रहे हैं। कमरे की खिड़की नीचे बाजार की तरफ खुलती थी जो बंद थी। मैंने उसे जरा सा खोल कर नीचे देखा। मुझे वहां कोई शख्स नजर नहीं आया जिस पर मुझे सीआईडी वाले का शुबा होता। खिड़की बंद करके मैं कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, फिर भी पोशाली, हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हम खतरनाक जोन में दाखिल हो चुके हैं। लंका पुलिस और इंटेलिजेंस बहरहाल हमारी तलाश में होगी, और जैसा कि मुझे यकीन है कि हमारी तस्वीरें भी पुलिस थानों में तकसीम हो गई होंगी। पोशाली सिंगार मेज से कंघी उठाकर अपने सुनहरे बालों में फेर रही थी। कहने लगी, अपनी तरफ से हम मोहतात ही रहेंगे, लेकिन बहरहाल शहर में आवारागर्दी करके पुलिस की नज़रों में आने से बेहतर है कि हम इस होटल में अपने आप को बंद कर लें। यहाँ हमने जाने कितनी देर बाद गुस्ल किया, नीचे से चाय मंगवाई और चाय पीते हुए अपना आइंदा प्रोग्राम मुरतब करने लगे। पोशाली का ख्याल था कि मुझे शाम के वक्त रेलवे स्टेशन पर जाकर कोलंबो तक के 2 फर्स्ट क्लास टिकट ले आने चाहिए। हमारे पास इतने पैसे हैं कि फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सकें। आला कंपार्टमेंट में पुलिस वाला भी दाखिल नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर उठकर खिड़की के पास गया। ज़रा सा पट खोल कर नीचे बाजार में देखा। लोग आ जा रहे थे, ट्रैफिक जारी था, लेकिन किसी खंबे के साथ कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं दिया जो इंटेलिजेंस का आदमी हो और हमारा पीछा कर रहा हो। यह हमारी खुशकिस्मती थी। मैंने पोशाली से पूछा, मेरा ख्याल है तुम कुछ देर के लिए आराम करो, मैं किसी पार्क में निकल जाता हूँ। नींद हम दोनों को आ रही थी, चुनाचे मैंने पोशाली को सुला दिया और खुद कमरे को ताला लगाकर होटल से बाहर निकला और एक करीब पार्क में जाकर बेंच पर नीम दराज हो गया। पार्क में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। नींद मुझे आ रही थी। सारी रात जागकर तकलीफदा सफ़र में गुजरी थी। मैंने दरख्तों को देखने के बहाने आसपास का जायजा लिया। पार्क तकरीबन खाली था। मैंने टांगें फैला दी और आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो धूप मेरे सारे जिस्म पर फैली हुई थी। मैं जल्दी से मुंह पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब मुझे ख्याल आया कि अगर शाम तक सोया ही रहता तो पोशाली किस कदर परेशान होती। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी खबर रखनी चाहिए थी। नींद कर लेने से मेरी तबीयत हशाश बशाश हो गई थी और मैं खुद को ताज़ा दम और ताकतवर महसूस कर रहा था। मैं पार्क से निकलकर फुटपाथ पर आ गया। आसपास निगाह डाली, कोई मुश्तिब आदमी मुझे दिखाई न दिया। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ होटल में आ गया। काउंटर पर अब बूढ़े सनहाली की जगह एक दुबला पतला नौजवान लड़का बैठा पान चबाते हुए बिल काट रहा था। मैं सर झुकाए अपने बोर्ड में सीढ़ियाँ चढ़ गया। कमरे में उसी तरह ताला लगा था। धड़कते दिल के साथ ताला खोला। या अल्लाह खैर, पोशाली अंदर ही हो। पोशाली अंदर ही थी और पलंग पर गहरी नींद सो रही थी। मैं सिंघार मेज के पास कुर्सी खींच कर बैठ गया। जेब से नोट निकाल कर सिंघार मेज पर रखे और उन्हें गिनना शुरू कर दिया। इतने में पोशाली की आंख खुल गई। नीचे होटल की ड्योरी वाली घड़ी में मैंने टाइम देख लिया था। उस वक्त दिन के 12 बजने में 15 मिनट बाकी थे। मैंने भी काफ़ी नींद कर ली थी। पोशाली भी भरपूर नींद के बाद तरोताज़ा लग रही थी। वो पलंग पर उठकर बैठ गई और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, तुम्हारी दाढ़ी तो काफ़ी बढ़ गई है। तुम पहली नज़र में पहचाने नहीं जा सकते, क्योंकि सफारत खाने वालों के पास तुम्हारी जो तस्वीर थी उसमें तुमने शेव कर रखी है। क्या ख्याल है कि मैं अपने बाल और ज़्यादा छोटे न करवा लूँ? मैंने उसके बालों की तरफ देखकर कहा, मैं समझता हूँ कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम ट्रेन के डब्बे में बंद हो जाएंगे और कोलंबो जाकर डब्बे से निकलेंगे। वहाँ से हम सीधे अपने एजेंट की लाइट हाउस के इलाके वाली खुफिया कमी गाह में चले जाएंगे। फिर खाम खा बाल तुरशवाने की क्या ज़रूरत है? इस तरह लोगों की नज़रों में आने का डर है। दोपहर का खाना हमने कमरे में ही खाया। शाम तक हम कमरे के अंदर ही बैठे रहे। शाम को मैं टिकट लेने स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर पता चला कि जो गाड़ी रात 11 बजे कोलंबो रवाना होती है उसके टिकट 9 बजे रात को मिलेंगे। मैं फौरन ही होटल वापस आ गया। अब यह फैसला हुआ कि 9 बजे रात हम इकट्ठे ही होटल से निकलेंगे। हमने चाय मंगवा लिया, रात का खाना खाया। इन मसरूफियात में रात के 9 बज गए।
तब हम होटल के कमरे को बंद करके नीचे डेवड़ी में आ गया। काउंटर पर सुबह वाला बूढ़ा सनहाली बैठा था। उसे चाबी दी तो उसने रजिस्टर खोलकर हमारे नाम देखे। वहाँ एक बार फिर पोशाली के दस्तखत करवाया। पोशाली ने उलट पुलट दस्तखत किए। उसने मुस्कुराते हुए पोशाली से कुछ पूछा, फिर बड़ी मैनीखेज नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। पोशाली ने सनहाली में उसे मुख्तसर जवाब दिया और मुझे साथ लेकर डेवड़ी से नीचे उतरे। सड़क पर रात की रोशनियां जगमगा रही थीं। क्या पूछा था उस बूढ़े से? मैंने फुटपाथ पर आकर पोशाली से पूछा। जवाब देने से पहले उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैं भी पीछे देखने लगा। तुम क्यों पीछे देखने लगे? पोशाली ने दबी जबान में मुझे सरजनश किया। हमारे पीछे एक औरत सर पर प्लास्टिक की बाल्टी रखे चली आ रही थी। मैंने जल्दी से मुंह आगे कर लिया और पूछा, क्या बात है? पोशाली के चेहरे पर इस तरह के असरात थे। मैं चौकस हो गया। आगे हमारे दाएं जनेब एक तंग गली आई। पोशाली तेजी से गली में मुड़ गई। मैं भी उसके साथ ही गली में आ गया। पोशाली एक तरफ भाग पड़ी। मैंने भी उसकी तकलीद की। आगे जाकर गली दूसरे बाजार में निकल जाती थी। यहाँ एक खाली रिक्शा जा रहा था। पोशाली ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। वो तेजी से रिक्शे में घुस गई और मुझे भी अंदर बैठने का इशारा किया। उसने रिक्शा वाले से स्टेशन चलने को कहा। मैंने पोशाली से पूछा, आखिर क्या बात है? कुछ मुझे भी तो बताओ। उसने अपना सांस दुरुस्त करते हुए कहा, तुमने उसे नहीं देखा? वो होटल के सामने दूसरे फुटपाथ पर खंबे के पास खड़ा हमें घूर रहा था। मुझे पोशाली से इस जवाब की तवक्को थी, लेकिन पोशाली कोई अनाड़ी और सीधी सादी औरत नहीं थी। वो अकाब की आंखें रखती थी और अपना शिकार और दुश्मन को दूर से पहचान सकती थी। मैंने कहा, तो इसमें भागने की क्या ज़रूरत थी? इस तरह तो उसे और ज़्यादा हम पर शक पड़ गया होगा। पोशाली कहने लगी, अगर सिर्फ इतनी बात होती तो मैं ना भागती, लेकिन मामला ऐसा था कि हमें भागकर इस शख्स की नज़रों से ओझल होना पड़ा। उस होटल के पास जब मैं काउंटर पर रजिस्टर में दस्तखत कर रही थी तो उसने कहा था कि एक आदमी ने होटल के रजिस्टर से हम दोनों के नाम देकर उसे कहा था कि उनकी निगरानी करनी है। और होटल वाले बूढ़े ने शायद मुझसे हमदर्दी करते हुए यह भी बता दिया था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और इस वक्त भी सामने वाले फुटपाथ पर खड़ा है। मैंने उसी वक्त कंखियों से उस शख्स को देख लिया था। वो हम दोनों की तरफ ही मुतवज्जे था और जब मैंने फुटपाथ पर चलते वक्त पीछे मुड़कर देखा था तो वो तेज तेज कदमों से हमारे पीछे चला रहा था। अब तुम ही बताओ, हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था? मैंने रिक्शे की अगली खिड़की में से पीछे सड़क पर निगाह डाली। दो तीन कारें आगे पीछे चली आ रही थी। पोशाली बोली, हो सकता है कि वो अभी हमारा ताकुब कर रहा हो। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है, इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, हो सकता है कि उसे हम दोनों की तस्वीर न दिखाई गई हो। अगर ऐसी बात होती तो वो हमें वहीं गिरफ्तार करने की कोशिश करता। पोशाली कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है कि सिविल पुलिस ने यह केस मिलिट्री पुलिस के हवाले किया हो और हमारी तस्वीर उस महकमे को ना दी हो? मैंने एक बार फिर पीछे देखा और कहा, यह यूरोप नहीं है, इनके वसाइल बहरहाल महदूद हैं। अगर उसने हमारी तस्वीर देखी होती तो ये कैसे हो सकता था कि वो हमें वहाँ से निकलने देता? वो पुलिस की मदद से वहीं हमें हैंड्स अप करा देता। अब ये बताओ कि होटल के मालिक को तुमने क्या कहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं? हवा की वजह से पोशाली के बाल उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसने बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि होटल वाले से यह सुनकर भी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे पीछे लगी है उसे ये बताती कि हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हम देवी के दर्शन के लिए राम रत्नावली के मंदिर जा रहे हैं। मैं बेचैन हो गया था। मंजिल के करीब आकर एक बार फिर मौत का घेरा हमारे गिर्द तंग होने लगा था। इसमें कोई शुबा नहीं था कि हमसे जितने कत्ल हुए थे उनके नतीजे में हमें मौत की सज़ा मिलनी एक कुदरती अमर था। पोशाली ने भी पीछे एक दो बार देखा। यह कैसे हो सकता था कि वो शख्स हमारा पीछा न कर रहा हो? यह कोई गांव या कस्बा नहीं था, अच्छा खासा शहर था और वहाँ टेलीफोन की सहूलत भी जगह जगह मौजूद हो गया। इंटेलिजेंस का आदमी कहीं से भी पुलिस को फ़ोन करके अपनी मदद के लिए किसी को बुलवा सकता था। कोई तजुब नहीं था कि इस वक्त तक खुफिया और बावर्दी मुसल्ह पुलिस के सिपाही लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन का मुहसरा कर चुके हैं। मैंने पोशाली को मशवरा दिया कि हमें इस वक्त रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहिए। रक्षा बारूनक सड़क से निकलकर एक गैर आबाद सड़क पर आ गया था। यहाँ सड़क के बाएं तरफ जरा नीचे उतरकर दो तीन गोदाम बने हुए थे। यहाँ अंधेरा था। पोशाली ने रक्षा रुकवाया
और उसे पैसे देकर मुझे खींचती हुई उन गोदामों के हक्का में ले गया। वो गोदाम की दीवार में जरा सा सर बाहर निकाल कर देख रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम उस आदमी को पहचान लोगी? मैं नहीं पहचानूंगी, वैशाली आहिस्ता से बुड़बड़ाई, मगर वो मुझे सड़क पर कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद हम उसे जल देने में कामयाब हो गए हैं। मैंने उसे खबरदार किया कि वो ऐसा कभी भूल कर भी जहन में ना ले। मैं इन लोगों की जहनीत से पूरी तरह वाकिफ हूँ। ये सांप की तरह अपने शिकार की बू सूंघ लेते हैं और फिर वो जहाँ भी हो उसके पास जा पहुँचते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हम स्टेशन नहीं जाएंगे। अगर वो यहाँ भी हमारा पीछा करता हुआ नहीं आता तो थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। अगर वो यहाँ ना पहुँचा तो रेलवे स्टेशन पर पुलिस के साथ मौजूद होगा। वैशाली ने मेरी तरफ देखा और बोली, तो फिर हम यहाँ से किधर जाएंगे? मैंने कहा, अभी बताता हूँ। मैंने वैशाली को साथ लिया और खेतों में उतरकर मुखालिफ सिमत चलने लगा। कुछ दूर जाकर मैं सड़क पर आ गया। एक रक्षा चला रहा था। मैंने हाथ देकर उसे रोका। वैशाली को उसमें अपने साथ बिठाया और वैशाली से अंग्रेजी में कहा कि रक्षे वाले से कहो कि जाफना से आगे कोलंबो की तरफ जो पहला स्टेशन है उस तरफ चले। वैशाली ने सनहाली जबान में रक्षे वाले को यह जुमला कहा तो वो हैरान सा होकर उसका मुंह तकने लगा। वैशाली उससे बातें करने लगी। फिर उसने जेब से 50 रुपए निकाल कर रक्षे वाले को दिए। रक्षे वाला खुश होकर सीधा हो गया। उसने रक्षा स्टार्ट किया, उसे घुमाया और खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर डाल दिया। थोड़ी दूर जाकर रक्षा खेतों से निकलकर एक और कच्ची सड़क पर आ गया, जिसकी एक जनेब पाम के छतरीदार दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। तकरीबन आधा घंटा रक्षा उसी किस्म के गैराबाद वीरान कच्चे और नई पहाड़ी रास्तों पर रवा दवा रहा। फिर कहीं वो एक पुख्ता सड़क पर चढ़ा। यहाँ रेलवे लाइन सड़क के साथ जा रही थी। एक जगह सिग्नल की सुर्ख बत्ती भी नजर आई। फिर यह रेलवे लाइन हमसे बिछड़ गई। रक्षा एक खुश्क नाले के पुल पर से दूसरी तरफ मुड़ गया। लाइन दूसरी तरफ जा रही थी। 6-7 मील के बाद रेलवे लाइन एक बार फिर हमारे करीब आ गई। लाइन को देखकर मेरी जान में जान आ गई कि हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन से कुछ उस तरफ ही वैशाली ने रक्षे वाले को रुकवाया और उसे सनहाली में कुछ कहा। रक्षे वाले ने मुस्कुराकर सलाम किया। वैशाली ने जेब से मजीद 10 रुपये निकाल कर उसे दिया और रक्षे वाला दूसरी बार सलाम करके रक्षा में बैठ गया। उसे स्टार्ट किया और वापस रवाना हो गया। स्टेशन ऐसा था जैसे मुज़ाफ़ाती स्टेशन हुआ करते हैं, मगर यहाँ से दूर किसी बहुत बड़े कारखाने की रोशनियाँ जगमगा रही थी। मेरा ख्याल है कि उस कारखाने की वजह से यहाँ स्टेशन बनाया गया था और ट्रेनें थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकती थीं। इस स्टेशन का नाम ऊट पटांग सा था, जो मुझे आज भी याद नहीं आ रहा। मैंने वैशाली को स्टेशन से दूर एक बंद खोखे के पास ठहरने को कहा और खुद रेलवे स्टेशन के गेट की तरफ बढ़ा। रात के 10:15 का वक्त हो रहा था। जाफना से 11 बजे वाली गाड़ी को रवाना होकर यहाँ 11:15 बजे तक पहुँच जाना था, इसलिए टिकट वाली खिड़की खुली थी। मैंने कोलंबो तक के लिए फर्स्ट क्लास के 2 टिकट लिए और ट्रेन की आमद का वक्त पहुँचकर वैशाली की तरफ बढ़ा। वो अंधेरे में बंद खोखे की दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। वैशाली ने पूछा, प्लेटफॉर्म पर तुम्हें कोई मुश्तबा शख्स तो नजर नहीं आया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तो इस वक्त तुम्हें मुश्तबा लग रही हो। माई डियर, हम हंगामी हालात में हैं, कोई भी शख्स मुश्तबा हो सकता है। वैशाली ने दाएं बाएं देखा और करीबी बने हुए एक चबूतरे पर बैठ गई। मैं भी उसके पास ही बैठ गया। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया। वैशाली ने बरहमी से मुझे कहा कि सिगरेट नहीं सुलगाना चाहिए था। माचिस की रोशनी ने ज़रूर किसी न किसी को हमारी तरफ मुतवज्जह किया होगा। वैशाली को मैं पहली बार ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करते देख रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसने एक रोज़ पहले इंतहाई घनौनी और जिल्लत अमेज़ अजीतें उठाई थी। मैंने सिगरेट फ़ौरन बुझा दिया। तुम कहती हो तो सिगरेट बुझाई देता हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। जाफना इंटेलिजेंस वाला बहुत ही पीछे रह गया है। पूरा 1 घंटा हमने उस खोखे के पास नीम अंधेरे में मच्छरों से जंग करते और कोलंबो तक सफ़र में पकड़े जाने के इम्कानात पर गौर करते गुजार दिया। फिर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हम दोनों उठे और स्टेशन की ड्योढ़ी में से गुजरकर प्लेटफार्म पर आ गए। जाफना एक्सप्रेस छक छक करती प्लेटफार्म पर आकर रुक गई। उसमें फर्स्ट क्लास के 3 कंपार्टमेंट थे। ये बात मुझे टिकट क्लर्क ने बताई थी। हम एक कंपार्टमेंट में दाखिल हो गए। ये 2 सीटों वाला कंपार्टमेंट कोपा था। ट्रेन में एक राहदारी भी थी, जो फर्स्ट क्लास के साथ जुड़े हुए तीनों डब्बों के आगे से होकर गुजरती थी। हमने दरवाज़ा बंद करके खिड़कियों को शटर चढ़ा दिया और अपने अपने सीट पर बैठ गए। मैंने सिगरेट निकाल कर सुलगाई
पोशाली ने अपने तरफ वाली खिड़की का शटर थोड़ा सा ऊपर उठाकर बाहर देखा। मैंने पोशाली से कहा कि वो शटर गिरा दे, क्योंकि बाहर से हमें देखा जा सकता था। उसने शटर गिरा दिया और बोली, मुझे अभी तक इंटेलिजेंस वाले का धड़का लगा हुआ है। तुम देख लेना, वो खबीस कहीं ना कहीं ज़रूर सर निकालेगा। अगर ऐसी बात हो गई तो याद रखना, हम उसे ज़िंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये हमारी और हमारे मिशन की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगरचे हमारे पास कोई असला वगैरह नहीं था, लेकिन हम दोनों एक पुरकार और जान पर खेल जाने वाले कमांडो थे। पोशाली तो मार्शल आर्ट की बीमार थी। अगर खुफिया पुलिस वाला अकेला हुआ तो वो जिंदा बच कर नहीं जा सकता था। 3 मिनट के बाद ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। पोशाली लंबी सीट पर इत्मीनान से लेट गई और मेरी तरफ गर्दन फेर कर बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि चाणक्य प्लान वाला ब्लू प्रिंट अगर उसी सफारत खाने की तिजोरी में नहीं था तो फिर वो कहाँ छुपाया गया होगा? मैंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सिलसिले में हमारा एजेंट ही हमें गाइड करेगा। वैसे ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय इंटेलिजेंस को किस तरह हमारे मिशन का इल्म हो गया था कि वो चाणक्य प्लान के बम प्रिंट को वहां से निकाल कर ले गया। वैशाली ने अपना सर सीट पर लगा दिया और बोली, वो लोग अहमक नहीं हैं, उनके इंटेलिजेंस भी उनको एक एक पल की खबर देती है, लेकिन हम उस ब्लू प्रिंट को हासिल करके रहेंगे। ये हमारे वतन अजीज के करोड़ों लोगों की सलामती का मामला है। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। वैशाली मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, एक बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ पता नहीं कि रास्ते में हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई और हम एक दूसरे से जुदा हो गए तो याद रखो कि हम कोलंबो के लाइट हाउस वाली पनाहगाह में छुप कर एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे। वैशाली दीवार की तरफ मुंह करके सो गई। नींद मुझे भी आ रही थी। कोई खबर नहीं थी कि आगे कौन सा बड़ा शहर आएगा। करीब ट्रेन को टाली मीनार दरजरब छोड़कर उसे काफ़ी फासले पर से आगे गुजर जाना था। अभी एक और रात का सफ़र बाकी था। मेरी भी आंख लग गई। काफ़ी देर तक सोया रहा। आंख खुली तो देखा कि वैशाली उसी तरह दीवार की तरह मुंह किए सो रही थी। मैंने खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ा दिया। ठंडी हवा कंपार्टमेंट में घुसी। बाहर अभी रात का अंधेरा फैला था, लेकिन मशरक़ की जानब दूर आसमान का आखिरी किनारा नीला होने लगा था। हमारे पास घड़ी भी नहीं थी, लेकिन आसमान का रंग बता रहा था कि सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है। मैंने टॉयलेट में जाकर मुंह हाथ धोया। अपनी शक्ल को गौर से देखा। दाढ़ी बढ़ाने से मेरी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। सर के बाल भी बड़े हो गए थे। चेहरे का रंग मजीद सांवला हो गया था। यह बात मेरे लिए बहुत बेहतर थी। टॉयलेट में तौलिया साबुन मौजूद था। मैंने अच्छी तरह मुंह और गर्दन को साफ किया, बालों और दाढ़ी में कंघी फेरी और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने खिड़की का शटर दोबारा बंद कर दिया था। कंपार्टमेंट की सिर्फ एक बत्ती रोशन थी, जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। मौसम खुशगवार था और ठंडी हवा मुझे अच्छी लग रही थी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर ट्रेन की राहदारी में आ गया। यहाँ ट्रेन का शोर ज़्यादा था। राहदारी खाली थी। मुसाफिर गहरी नींद सो रहे होंगे। मैं ये सोचकर खिड़की से हटकर अपने डब्बे के बंद दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और सिगरेट सुलगा ली। ट्रेन का शोर, पिछले पहर का नीला नीला अंधेरा और तेज हवा के झोंके, सिगरेट मेरे हाथ में सुलग रही थी कि मुझे तीसरे कंपार्टमेंट की तरफ से एक आदमी राहदारी में आता नजर आया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आदमी मेरे करीब आकर रुक गया है। फिर अंग्रेजी में आवाज़ आई, आपके पास लाइटर होगा? मैंने पलट कर देखा। ये एक पक्की उम्र का सांवला आदमी था, जिसने अंग्रेजी समर सूट पहन रखा था। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त इसने सूट किस खुशी में पहन रखा है। उसकी छोटी छोटी मूछें थीं और आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डालकर माचिस निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने सिगरेट सुलगाकर माचिस मेरी तरफ बढ़ी और अंग्रेजी में ही बोला, लगता है इस बार बारिशें देर से होंगी, वरना इस इलाके में आजकल शदीद बारिशें शुरू हो चुकी थीं। मैंने महसूस किया कि वो शख्स बातें करते हुए मुझे खास अंदाज में घूर भी रहा है। मैंने फ़ौरन जवाब में कहा, जी हाँ, मैंने भी यही सुना है। वो फ़ौरन बोला, क्या आप भरा से आए हैं? क्या आप तामिल हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ। अब मैं तामिल बोल रहा था। मैं तामिल और मद्रास का रहने वाला हूँ। जाफना कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था। क्या आप अकेले सफ़र कर रहे हैं? उसने पूछा। मैं पोशाली के बारे में उसे नहीं बताना चाहता था, चुनाचे मैंने यही कहा कि मैं अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर ज़बरदस्ती मुझसे मुसाफा किया।
मैं अकेला हूँ, सख्त बोर हो रहा था। मेरा कंपार्टमेंट साथ ही है, आइए ताश से जी बहलाते हैं। मैंने माजरत करते हुए कहा, दरअसल मुझे ताश खेलनी नहीं आती है। वो जोर से हंसा और अपने 3 पीस समर सूट की तरफ इशारा करके बोला, आप ज़रूर हैरान होंगे कि रात के पिछले पहर मैंने ये सूट किस लिए पहन रखा है। मैं तंजौर का रहने वाला हूँ और रेलवे में गार्ड हुआ करता था। 25 बरस तक मैंने दिन की ड्यूटी दी है। मैं सुबह सुबह वर्दी पहनकर स्टेशन पहुंच जाता था। अब रिटायर्ड हो चुका हूँ, मगर सुबह सुबह आँख खुल जाती है। वर्दी तो मेरे पास नहीं रही है, लेकिन सूट पहनकर घर के बरामदे में बैठ जाता हूँ। मेरी बेटी वहीं मेरे लिए चाय ले आती है। अरे हाँ, मेरी बेटी संथा भी मेरे साथ ही सफ़र कर रही है, मगर वो गमाला जंक्शन पर मेरे साथ आन मिलेगी। हम श्रीलंका के टूर पर हैं। मेरा नाम बिंद्रा कट्टी है। संथा पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है। यह शख्स बहुत बतूनी था और मैं इससे ज़्यादा बातें नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने एक्सक्यूज़ मी कहा और अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। पोशाली जाग चुकी थी और सिर पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मेरी तरफ देखकर बोली, यह तुम बाहर किससे बातें कर रहे थे? मैंने उसे बिंद्रा कट्टी के बारे में बताया तो उसने मुझसे उसका हुलिया दरियाफ्त किया। हुलिया वो नहीं है, लेकिन तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इंटेलिजेंस का आदमी हमारा पीछा कर रहा है।